जय हिंद दोस्तों। 7 मई 2025 एक लेटर सहारा कमांड कार्यालय लखनऊ से जारी किया जाता है और अपने नीचे फ्रेंचाइजी ऑफिस हो या सहारा के जो नीचे के ऑफिस हैं, जो कि काफी जमाकर्ताओं की डिटेल मुख्यालय पर नहीं पहुंचा पाए हैं, जो कि 2010 मई से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का उनको उस लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया था कि इन जमाकर्ताओं का मुख्यालय पर मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म और वाउचर का डिटेल दिया जाए और इसको 5 से 7 दिन के अंदर करने के लिए कहा गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी किया गया है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है ऑफिस का खुलना, क्योंकि सारे डिटेल ऑनलाइन तो अवेलेबल सहारा के पास नहीं है। अगर होते तो सीआरसीएस पोर्टल से कब का भुगतान हो गया होता, जितने लोगों ने लगभग वहां पर अप्लाई किया है अपने भुगतान के लिए। तो क्या सहारा जो लेटर जारी किया गया है उस पर भी अमल करने वाले लोग हैं ही नहीं, या उसके पास कर्मचारी मौजूद नहीं है, या वो एक फर्जी लेटर था। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हलचल चल रही है कि कुछ बड़ा करने वाला है सहारा। 10 जून का डेट फिक्स किया जा रहा है कि उस दिन कोई बड़ा ऐलान सहारा कर सकता है। काश ऐसा पहले 15-17 वर्षों से कई 10 जून आए और चले गए। जिस ऑफिस से ज्यादा ये पैसा जमा करा रहे थे, सिर्फ उस ऑफिस का ये कुछ हद तक मेजोरिटी और फिर कन्वर्जन ये करते जा रहे थे। जहां से ये धन उगाही ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, वहां पर दूसरा प्लान कन्वर्जन या उसको बंद करना। और बहुत स्टेट में राज्य सरकारों ने इनकी बहुत मदद की है और अभी भी कर रहे हैं। झारखंड में फिलहाल कुछ महीनों से कार्रवाई हो रही है। उसके पहले किसकी सरकार थी, किसकी सरकार के देख रेख में वहां पैसा जमा कराया जा रहा था। बिहार के अंदर कुछ महीने पहले तक लगातार वहां पे पैसा जमा कराया जा रहा था। वहां पर किसकी किसकी सरकार बदलती रही वो भी आप जानते हैं। कोई सरकार दूध का दूल्हा नहीं है। सभी ने सहदी इसको, और स्टेट लेवल पर ये धन बटोरने के जो इनके जो प्लान थे उसको इम्प्लीमेंट कराने में वहां की सरकारों का प्रमुख योगदान है। और वहां के पूरे प्रशासनिक सिस्टम के द्वारा ढील दी गई, और कहीं न कहीं हो सकता है कि जांच के बदले पैसे खा करके जांच को रोकने का काम किया गया और आम जनता को लूटने दिया गया हो सहारा के कई प्लानों के द्वारा। एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में 27 मई 2025 को था। ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है। आप लोग जानते ही होंगे कि अब वो 16 सितंबर 2025 को फिर से सुना जाएगा, और कुछ ज्यादा उसमें हुआ नहीं, बस उसमें अगली डेट दे दी गई। जबकि उसमें जांच हुई है एसएफआईओ का। अगर सहयोग देता है कोर्ट और खुली छूट देता है एसएफआईओ को, आदेश जारी करता है सहारा को जांच में सहयोग करने के लिए, तो शायद कई आपराधिक पर्दे बेनकाब हो सकते हैं। जो जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया गया है वो बेपर्दा हो सकता है। 7 कंपनियों का जो जांच एसएफआईओ या जांच एजेंसियों के माध्यम से करना है, एक खुला आदेश देकर के जांच करा करके भुगतान कराना चाहिए, लेकिन कोर्ट भी ऐसा नहीं चाहता है। दिल्ली अगर हाई कोर्ट अगर चाह भी जाता है तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके लटक जाएगा। एक और केस सामने आ रहा है सुब्रत राय सहारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि फरवरी 2019 से बिना आदेश के बंद पड़ा था। अब उस पर भी 14 जुलाई 2025 का सुनवाई का डेट आया है। देखना है कि उसमें आगे सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि उसका 1 साल 2 साल 3 साल पे डेट ही पड़ता है। क्योंकि ये केस एक जो पिटिशनर सुब्रत राय सहारा जी थे उस समय, उनको रिलीज करने की बात है, और जो कई उसमें आईए लगे थे उसके माध्यम से कई मांग यूनियन ऑफ इंडिया के सामने रखी गई थी। उससे रिलीफ और रिलीज दोनों की बात है। तो जो फरवरी 2019 से बंद था उसको फिर अब 14/7/2025 को सुना जाना है। 5 सितंबर 2024 को एक आदेश आया था, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सेबी ने सहारा के ऊपर किया था। 10,000 करोड़ रुपए जमा करना था। 9 महीने का अधिकतम समय दिया गया था। 5 सितंबर को जो आदेश आया है वो समय 5 जून को पूरा होने जा रहा है। ऑर्डर की कॉपी 1 सप्ताह बाद या 12 दिन बाद या 15 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड हो, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ऑर्डर 5 सितंबर को हुआ था, तो 9 महीने 5 जून को लगभग पूरा हो जाएगा। तो वो
10,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन पोर्टल पर जो सेटलमेंट दिखाया गया है, केस को सेटल्ड कर दिया गया है, क्या उसकी आड़ में इसका पूरा पटाक्षेप कर लिया गया है? अब ये पैसा जमा करना अनिवार्य नहीं रहा। एक अनुरोध मैं करूंगा, जो कोई ग्रुप बना करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो या नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के अगर आप प्रयासरत हैं सहारा के जमाकर्ताओं को पैसा दिलाने के लिए, तो आप राजनीति से दूर रहिए। क्योंकि आप अगर सहारा के लिए लड़ रहे हैं, उनके जमाकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं अगर आप, तो आप जमाकर्ताओं का एक ग्रुप बनाइए, चाहे वो कोई भी पर्सनल रूप से प्रयास कर रहा हो, चाहे ग्रुप के रूप से या कोई ट्रस्ट हो या एनजीओ हो। क्योंकि पिछले 14-15 साल से लगभग राज्य की सरकारें हों या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब बदली हैं और किसी भी राजनीतिक दल ने स्वयं से प्रयास नहीं किए हैं सहारा का पैसा दिलाने के लिए। ये अलग बात है कि कोर्ट की देखरेख में सीआरसीएस पोर्टल बीजेपी गवर्नमेंट के समय आया है, लेकिन सियासी जो दल है वो वोट बैंक का भी सिर्फ राजनीति करने वाली है। ये झारखंड के अंदर दिख भी चुका है, क्योंकि जो आज दुनिया में नहीं है, मरे हुए लोगों के परिवार को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि मरे हुए परिवार के लोगों को सरकार से वहां की मुआवजा देने की बात थी, ना कि कोर्ट से ऑर्डर लेने की बात थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी। बात थी वहां पर कि हम सत्ता में आएंगे तो जो आज दुनिया में नहीं है, जिनकी की डिप्रेशन से, हताशा, निराशा में जान चली गई है या वो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके परिवार को उचित मुआवजा देने की बात थी। उसमें कोई भी लाग लपेट या इधर उधर की बात नहीं थी। वो तो सत्ता में आने के बाद लाग लपेट होना और मामला को खींच करके हाई कोर्ट ले जाना, उसके बाद सीआईडी जांच, और फिर आम जो कर्मचारी हैं सहारा के जो ऊपर के लेवल के, उनका हाई कोर्ट में हलफनामा देना, अपनी जमानत के लिए अग्रिम जमानत नहीं मिलना, फिर से सीआईडी जांच शुरू होना, ये सब अलग बात है। अगर सरकार अपने फंड से नहीं देती, अपने पास से नहीं देती है, तो वो क्यों नहीं बिक्री की? बात थी कि पूरा का पूरा सहारा का प्रॉपर्टी हम बिक्री करेंगे और जमाकर्ताओं का पैसा देंगे, मुआवजा भी देंगे। लेकिन बात वही कानूनी जो पेच होता है, एक लीगल पेच, न्यायपालिकाएं में पहुंचती हैं केस और फिर वहां पर तारीख पे तारीख, वही हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो एनजीओ हैं और पर्सनली कोई ऐसे जो लोग हैं जो उसकी सहारा या ऐसे पीएससीएल है, शारदा चिट फंड है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो कि पैसा ले करके बैठी हैं, नहीं दे रही हैं, उनके लिए पैसा दिलाने के लिए जमाकर्ताओं को जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के पास जाना बंद करें। क्योंकि आपके पास तो खुद ही करोड़ों लोगों का एक जन सैलाब बन सकता है। कोई राजनीतिक दल आपके पास खुद दौड़े दौड़े आएंगे। आप अपने मंच से, अपने एनजीओ के मंच से, या आपके जहां भी सहारा के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहां अपनी बात रख रहे हैं, एक जन सैलाब आप दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हाँ, हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतने लाख, इतने करोड़ लोग हमारे साथ हैं, जिससे मैं आपके सत्ता को उखाड़ करके फेंक सकता हूं। तो उस वहां पर किसी भी दल के लोगों को बुला करके आप मंच ना प्रदान कराइए। आप जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको ही साथ रखिए। आप राजनीतिक इस्तेमाल होना बंद करिए, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करेंगे। कितना पैसा पिछले झारखंड चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कितने लोगों को मिला है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो ये सिस्टम है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं निचली अदालतों की बात नहीं करूंगा। और क्या इनको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई समाचार नहीं मिलता? क्या ये जब जज बन जाते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, तो क्या ये आम लोगों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं? इनके पास कोई भी समाचार आम जनता का पहुंचता ही नहीं है? क्या सिर्फ इनके पास वकील ही पहुंच पाते हैं? और जो एक्ट में वो एफआईआर दर्ज हो या कोई याचिका हो, उसमें जो आईए लगे हैं या जो इनके टेबल तक पहुंचता है, सिर्फ उतना ही वो जानते हैं। बाकी वो देश के हालात से वाकिफ रहते ही नहीं है। कोई ना न्यूज़पेपर, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना सोशल मीडिया, ना इनके पास साथ में मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना टैब है, ना ये टीवी देखते हैं। किसी से इनका मतलब नहीं रहता। जो सिर्फ वकील कहेगा या इनके जो पीए हैं कुछ विशेष लेकर के वहां पर पहुंचेंगे किसी की बात, उतना ही ये जानते हैं। इतनी चिट फंड कंपनियां घोटाला कर चुकी हैं। सहारा ने इतना बड़ा काम गलत किया है, सारे तथ्य सामने हैं।
क्या इनको ये हलचल इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वित्त मंत्री के साथ मिले, बात किए, ये सारी चीजें इनके साथ कोई नहीं शेयर करता, या खुद ब खुद इनके सामने वो चीजें आ नहीं जाती हैं, कुछ भी नहीं ये कर पाते। देश की आधी आबादी फंसी हुई है, एक कड़ा निर्णय ये नहीं दे पाते कि सहारा की प्रॉपर्टियों को बेचिए। जो पैसा सीआरसीएस के पास अभी बचा है, जो पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है, वो पैसा और प्रॉपर्टियों को नीलाम करिए, इकट्ठा करिए और सारे जमाकर्ताओं का पैसा सीधा वापस करिए। अपने देख रेख में सीधा बॉन्ड जिनके नाम से है, उनके जो आधार से लिंक अकाउंट है, सीधे उनके खाते में उतना पैसा भी नहीं डलवा सकते ये लोग। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, आंखें बंद की हैं। जो वकील कहते हैं शायद वो वही करते हैं, जो उनके पीए कहते हैं शायद वो वही करते हैं। आम नागरिकों की आवाज, इतने माध्यम हैं उनके पास पहुंचने के, उस पर वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं। कोई सुनवाई वो कर भी लेते हैं तो पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा करिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जमा करिए, रजिस्ट्री ऑफिस में जमा कराइए। जब आप केस की सुनवाई पूरी कर लेते हैं तब भी आप जो याचिका करता है, जो कि साबित हो जाता है कि वो सही है, इसीलिए वो उसके पक्ष में आप आदेश भी देते हैं कि हाँ इतना पैसा आप जमा कराइए, घोटाले साबित हो जाते हैं, तो फिर वो पैसा इन एजेंसियों के पास या ट्रेजरी वगैरह में रखने की क्या आवश्यकता है। जब पिटिशनर का जो क्लेम है आपके पास साबित हो जाता है तो वो पैसा सीधा उसके खाते में क्यों नहीं जाता है? क्यों आप खुद पिछले 14 साल लगातार जमाकर्ताओं को फंसा करके रखे हैं? जो पैसा सेबी के पास है वो पैसा तो जमाकर्ताओं के पास पहुंच जाना चाहिए था, कब का। अगर सेबी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सहारा के ऊपर करता है तो ये जनता क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को अपमानित करने का, यानी आम जनता को आपने समझ क्या रखा है? देश की जनता को आप डिप्रेशन में लाएंगे, अपमान का घूंट पिलाएंगे। आपके पास केस पहुंचने के बाद, केस साल लगभग हो जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पाएगा, पैसा रहते हुए नहीं मिल पाएगा। ये देश के सारे सहारा के जमाकर्ताओं का अपमान है कि नहीं है? उनको डिप्रेशन में सुप्रीम कोर्ट डाल करके उनकी जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? उनको हत्या करने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट? ये कब सोचेगा वो? हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लाखों की सैलरी, आलीशान लेटेस्ट वर्जन की, उसमें सारे आधुनिक सुविधाएं से लैस वो आलीशान बंगले और उसमें सारे सुविधाएं, एक आलीशान सरकारी गाड़ी, उसको चलाने वाला सरकारी ड्राइवर और सब कुछ नीचे के लेवल की देख रेख करने वाला पीए, इतनी सुविधाएं जिनको मिल रही हैं, वो क्या जनता का दुख समझेंगे? जितना जिसका यहाँ पर नोटों का बंडल भारी होगा, क्या उसी की सुनवाई सिर्फ होगी आपके यहाँ? इसीलिए आप बहुत ही बड़े लेवल के वकीलों की बात सुनते हैं, सरकारों की बात सुनते हैं, बॉलीवुड के एक्टरों की बात सुनते हैं। आप इस समय ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां मना रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग देश में हो, कुछ लोग विदेश में भी हों। आप अपनी फैमिली के साथ इतना सरकारी सुविधाएं लेकर के, वेतन लेके बहुत खुश होंगे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में, लेकिन जो इस 48 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में ठेले खुमचे लगा करके जो पहले पैसा जमा कर चुके हैं और आज जो मेहनत करके पूरे दिन कमाते हैं, शाम को जो पैसा लेके जाते हैं उससे उनके घर का खर्च चलता है, जिनकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर वो एक दिन घर में बैठ जाए तो अगले दिन उनके घर में रोटी नहीं बनेगी। इनके लिए भी आपके मन में कोई भी संवेदना, भावना कभी नहीं जगती है। इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुझे लगता है कि इनके पास भी ग्रेड है। जो नंबर 1 ग्रेड के वकील हैं, उनका केस सुनने का और उस पर आदेश देने का एक अलग तरीका है, दूसरा ग्रेड अलग है, उसका तरीका कुछ अलग है, तीसरा ग्रेड कुछ अलग है, उस पर आदेश देने का कुछ तरीका अलग है। लेकिन जिसका कोई ग्रेड नहीं है, जो आम जनता है, जो कि एक कंपनी के द्वारा ठगी गई है, उसको सरकार और न्यायपालिकाएं गुमराह कर रहे हैं, इनका कोई ग्रेड, कोई श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं रेवड़ी पटरी वाले, ट्रॉली रिक्शा चलाने वाले, मध्यम वर्गीय दुकानदार, कुछ मध्यम वर्गीय से ऊपर के दुकानदार, बिजनेसमैन, इनका कोई ग्रेड नहीं है। ऐसा ही हमें लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नजरिया है, तभी ना वो सहारा की बात सुनते हैं, उनके वकीलों की बात सुनते हैं और
सरकार के वकीलों की बात सुनते हैं, लेकिन जो एनजीओ हैं, आम जमाकर्ताओं के कोई ऐसे ग्रुप बना करके लोग वहां पर आइए लगाए हैं, चंदे के रूप में पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके किसी तरह से आपके काउंटर तक अपनी आईए हो या कोई और पिटीशन आपके यहाँ तक पहुंचाए हैं, उनका कोई ग्रेड वाकई नहीं है, इसलिए उस पर सुनवाई करने की आपको आवश्यकता नहीं समझ में आती। यही है सच्चाई न्यायपालिकाओं की। और एक हाल ही में पूर्व के जो सीजेआई थे चंद्रचूड़ जी, उनका जो वर्तमान में सीजेआई हुए हैं बीआर गवई जी, एक उनका डिसीजन पलट दिया। जो ज्यादा तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि जो कि न्याय की देवी मूर्ति के स्वरूप में वहां रखी जाती थी, उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती थी, उस पट्टी को पिछले आदेश में पूर्व सीजीआई ने हटवा दिया था और कई वहां अमेंडमेंट किए गए थे। लेकिन ये जस्टिस साहब ने, जो सीजीआई इस समय है, वो पूर्ववत जो स्थिति थी उसको लाने के लिए बोल दिया। लाखों रुपए खर्च हुए होंगे और फिर से खर्च होंगे। क्या जरूरत थी? क्या आपको न्याय की देवी खुली आंख से जो आप लोग कर रहे हैं, उस मूर्ति को भी देखने का अधिकार नहीं है? काली पट्टी जरूरी है कि क्या इस बार नोटों की बंडल की पट्टी न्याय की देवी के आंख पर बंधेगी? क्या विडंबना है कि जो नहीं करना है उस पर तुरंत सुनवाई होना, आदेश दे देना, उसको पलट देना। जो देश की आधी आबादी जुड़ी है, उनके घर में खुशियां आ सकती हैं, उनके लिए डेट पर डेट, और डेट भी अब तो नहीं मिल रहा है। उसी तरह एक निर्जीव निष्क्रिय सा, जैसा सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार है वैसे ही उसका वेबसाइट है, और वैसे ही वहां पर जस्टिस देने वाले न्यायाधीश भी हो चुके हैं, बिल्कुल निर्जीव जैसे। सहारा के मुद्दे पर, पीएसीएल के मुद्दे पर, शारदा चिट फंड हो या तमाम जो ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं, उसकी केस के सुनवाई में सिर्फ कंपनियों के, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के बातों को सुना जाता है, क्योंकि वहां पर पैसा बहुत है। और जिन जनता के पैसे से सरकार चलती है, कंपनियां चलती हैं जो लूट करके ले गई हैं, जिससे वो पैसा देती हैं, जिस जनता के पैसे से सभी लोग चल रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, जो जज है उनकी सैलरी मिलती है, सारे जो आलीशान सुविधाएं वो भोगते हैं, ये जनता के पैसे से ही सब कुछ मिलता है उनको। उसी जनता को खुशहाल करने के लिए, सारे घरों में खुशियां पहुंचाने के लिए ये सारे लोग मिल करके कुछ नहीं करते हैं और सिर्फ इन्हीं जनता को ठगने का काम करते हैं, सारे लोग मिल करके। मैं तो कहूंगा कि एक वकीलों की जो फी है उनका भी उनके ग्रेड के ही हिसाब से, क्योंकि एक कंज्यूमर फोरम हो या आपका तहसील लेवल का न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का लेवल हो, जितने भी वकील हैं उनके भी जो उनकी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि वो भी न्याय दिला रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे चल के इस वीडियो में ही मैं बताता हूं कि ये जरूरी है वो अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया से आम लोगों को, आम सिविलियंस को लेकर के गुजरते हैं, और ये तय हो कि ये जो भी वकील हैं वो कितना फी लेते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक उनके ग्रेड वाइज ही तय हो कितना फी लेते हैं, और किस किस से लेते हैं वो भी नाम उजागर होना चाहिए। क्योंकि इस देश ने पिछले कई वर्षों में आतंकवादियों के लिए भी केस लड़ते हुए वकीलों को देखा है, जिसने भारत के अंदर बम फोड़ के सैकड़ों लोगों को मारे हैं, कई घरों को बर्बाद किया है। उनके लिए केस लड़ने वाले कहां से फंड पाते हैं? उनके फीस कितने हैं, कितने फी लेते हैं वो? 10 रुपए, 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, कितना लेते हैं? वकालत के पहले उनकी क्या थी स्टेटस, उनका ब्यौरा संपत्तियों का क्या था? वकालत शुरू करने के बाद अगर वो तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं तो वो किस किस सिविलियन से किनका केस जब वो लड़ रहे हैं उसका ब्यौरा क्या है, और उनको कितना फी दिया जाता है, ये ओपन होना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर बहुत ही घटियापन है, बहुत ही घटिया तरीके से लोग चाले चल रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। सिर्फ ये सहारा के मुद्दे पर मैं बात अपनी नहीं रख रहा हूं। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का भी केस चला था, 27 वकील सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। आखिर में ये पैसा आता कहां है? कसाब की तरफ से केस लड़ने वाला। निर्भया रेप कांड हुआ था, उसमें भी सुबह 5 बजे तक, जब तक कि फांसी पर उन दरिंदों को लटकाया नहीं गया था, तब तक वकील जिरह कर रहे थे और उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, किसी तरह से रुक जाए फांसी। ऐसे लोगों को फंड कौन जारी करता है?
ये जानना जरूरी है। वकीलों के लिए ये कानून बनना चाहिए कि वो बताएं प्रतिवर्ष, बल्कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो अपने मुवक्किल से, अपने जो भी उनके मुवक्किल होते हैं, जो भी केस लड़ते हैं, वो जिसके लिए भी, उसका नाम और कितना वो फी ले रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि अगर ये उजागर होगा तो फिर जिनके घर में नोटों के बंडल जलते हुए मिले थे, यही वकील ऐसे जज के ऊपर या पूरे एक जो न्यायपालिका सिस्टम है उसके ऊपर वो चढ़ जाएंगे, क्योंकि सभी करते हैं भ्रष्टाचार, कोई नहीं है पाक साफ। मूर्ख जनता है जो कि ऐसे कंपनियों के चक्कर में, ऐसे जातिवाद फर्जी राजनेताओं के चक्कर में पड़ती है और उसी में बंद के रह जाती है। तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हलचल चल रहा था सहारा का। अब जून महीना काफी कुछ क्लियर कर देगा। छुट्टियां भी बड़े लोगों की खत्म हो जाएंगी। माननीय न्यायाधीश, बड़े बड़े जो वकील भी इस समय थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। तो ये जून महीना बहुत कुछ डिसाइड करके जाने वाला है। जुलाई तक सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या चल रहा है केस में, आगे क्या होना है, क्योंकि अगस्त में तो सारे डेट पड़े ही हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अगस्त क्रांति के नाम से, तो देखना है कि जून में क्या होता है। उसके बाद अगस्त का महीना लगभग ये डिसाइडर मंथ होगा वो, कि क्या होने जा रहा है सहारा के निवेशकों के साथ। क्योंकि ऊपर जो हो रहा है वो तो छुपा नहीं है, सब दिख रहा है कि कुछ भी पैसा हमको तो मिलते नहीं दिख रहा है अभी भी, इस सिस्टम की वजह से। चलिए, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसके मुताबिक सीआरसीएस सहारा का मीटिंग चल रहा है 10 जून। कुछ विशेष हो सकता है, बड़ा कर जाए सहारा। आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही चैनल ग्रोथ करेगा और ये शक्ति मुझे मिलेगी कि हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं। बेबाक तरीके से फैक्ट चीजें रखने में आपका ही मदद जरूरी है, और कोई भी सहायता, पैसा आप किसी को ना दे तो बेहतर होगा। जो अच्छे काम कर रहे हैं परख करके आप उनसे जुड़े। अपनी बातें कोर्ट तक जब पहुंचती हैं पैसे के ही माध्यम से, तो मजबूरी है परख करके आप किसी से जुड़े। अनावश्यक पैसा फिजूल खर्च ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब कुछ पर नजर रहेगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द हम मिलते हैं आपसे, क्योंकि कोर्ट के ही ऊपर बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो न्यायपालिकाएं कर रही हैं उसी के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को साथ में प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।